शिक्षक पद के सभी उम्मीदवार भाइयों बहनों को नमस्कार। शुरुआत करते हैं सीटेट 2024 के लिए चुनिंदा क्वेश्चनों को। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, सूझ बाधक नहीं है। देखिए, भग्नाशा बाधक है, चिंता बाधक है, नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति। नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति तो जिंदगी के हर पहलू में बाधक है। चिंता हर पहलू में बाधक है, भग्नाशा हर पहलू में बाधक है। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि, ये जो है समस्या समाधान का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? निम्न में से कौन सा एक संवेग है? मैकडूगल द्वारा, किसके द्वारा? मैकडूगल द्वारा 14 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। इनमें 14 प्रकार में कौन से? पहला है भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान, जगह नहीं रही भाई, चलिए हम कलर चेंज करके लिख रहे हैं। आत्म अभिमान के बाद में है एकाकीपन, भूख, अधिकार और प्रतिभाव, आमोद। अब देखिए, इनमें से कौन सा एक संवेग है? इसमें आया आमोद भी संवेग है। बाकी उद्दीपक, स्मृति, ध्यान, ये तो इसमें कहीं पर है नहीं, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन सा संबंधित है? मतलब FIACS है क्या? ये एक सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, और इसको फ्लेंडर ने दिया था, इसलिए ये किससे संबंधित है? फ्लेंडर से। ठीक है, एफ से मतलब होता है फ्लेंडर्स, आई से इंटरेक्शन, और ए से एनालिसिस, सी से कैटेगरीज, और एस से सिस्टम। ठीक है, तो हो गया फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इसको किसने दिया है? फ्लेंडर ने दिया है, तो ये फ्लेंडर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न, एक मिनट भाई, कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न कौशल के लिए कौन सा सही नहीं? तो प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सकारात्मकता मिल रही है। उत्साहवर्धक बढ़ाना है तो सकारात्मकता मिल रही है। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, ये भी सकारात्मक है। हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, प्रश्न का तो सवाल ही नहीं उठता, और फिर ना, नकारात्मकता मिल रही है। सुनने में संवेदनशीलता, ये तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा, नहीं दिया है इसलिए, क्योंकि प्रश्न कौशल के लिए उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन और संवेदनशीलता, तीनों चीज़ें जरूरी हैं। प्रश्नों की संख्या बढ़ाना नहीं। प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे, वो ऑप्शन हमारा नकारात्मक गलत जाएगा। इसके बाद में कहीं पर भी नकारात्मकता प्रतीत होती है, पेडागोजी में वो क्वेश्चन गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये सही जाएगा। साक्षात्कार नहीं है, निर्धारण मापनी नहीं है, अवलोकन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो तकनीकें हैं ये वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती हैं। कौन सी? अगर वस्तुनिष्ठ विधि का पूछा जाए तो उसमें साक्षात्कार है, निर्धारण मापनी है, अवलोकन है। ये जो है प्रक्षेपी विधि की तकनीक एक ही है, प्रासंगिक अंतर्गत तकनीक। प्रक्षेपी विधि की अन्य तकनीकें भी होती हैं। प्रक्षेपी विधि की तकनीकें हैं
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, अन्य मत्स्य लक्ष्य परीक्षण और रोरसा मत्स्य लक्ष्य परीक्षण, शब्द सहचर्य परीक्षण, ये प्रासंगिक की होती हैं, ठीक है, प्रक्षेपी की होती हैं। और ये 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा और दूसरा चौथा, ये किसकी हैं? ये है वस्तुनिष्ठ विधि की, वस्तुनिष्ठ विधि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो प्रजातांत्रिक विधियां इसमें कौन कौन सी दी हैं? प्रोजेक्ट विधि दी है, सहभागी विधि दी है, व्याख्यान विधि दी है, सामूहिक विधि दी है। अब इसमें प्रजातांत्रिक विधि कौन सी है? इसमें व्याख्यान विधि जो है, व्याख्यान विधि ऑप्शन नंबर 3 प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। बकिया ये प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, सामूहिक परिचर्चा, ये प्रजातांत्रिक विधियां। दोनों विधियां हम आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। 2 विधियां होती हैं, एक विधि होती है प्रभुत्ववादी, तो प्रभुत्ववादी में कौन कौन सी आती हैं? प्रभुत्ववादी में है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और व्यक्तिगत निदेशन अनुवर्ग, और एक और है अभिक्रमित अनुदेशन। ये विधियां याद रखिएगा। ये कौन सी विधियां हैं? ये प्रभुत्ववादी विधियां हैं, प्रभुत्ववादी विधियां। इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं प्रजातांत्रिक विधियां। कौन सी बता रहे? प्रजातांत्रिक विधियां। देखो 3 तो यही हैं, एक प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, सामूहिक विधि। इसके बाद में एक ऐतिहासिक खोज विधि हो रहा है, ऐतिहासिक खोज विधि और अन्वेषण विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इतनी ये प्रजातांत्रिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो व्यवस्थापन दिया है, अनुक्रिया दिया है, आग्रहण दिया है और ज्ञान दिया है। इनमें से जो ब्लूम का वर्गीकरण है भावात्मक, उसमें से ज्ञान संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान संबंधित नहीं है। इसमें आग्रहण होता है, अनुक्रिया होती है, व्यवस्थापन होता है। 3 ये हो गए, आग्रहण, अनुक्रिया, व्यवस्थापन और स्वाभाविकरण और होता है इसके अंतर्गत, स्वाभाविकरण। ठीक है। इसके बाद में अनुमूल्यन, ये इतनी विधियां जो हैं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर। अब आपको ये पता करना है इसमें से शिक्षण का स्तर है कौन सा नहीं। 3 स्तर इसमें शिक्षण के हैं और एक चौथा स्तर जो है वो नहीं है। तो वो कौन सा है जो नहीं है? अभिप्रेरणा स्तर है, वो शिक्षण का स्तर नहीं है, परावर्ती स्तर है, परावर्ती स्तर है, स्मृति स्तर है, अवबोध स्तर है। शिक्षण के यही 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति है। उद्दीपन एवं के बीच की संगति, उद्दीपन और किसके बीच की संगति? अधिगम होता है सीखना। तो सीखने की प्रक्रिया जो है वो किस किस के बीच की संगति है? पूर्व अनुभव तो नहीं होगा, व्यवहार, अनुक्रिया, पशु। तो अब ये किसके? अनुक्रिया, उद्दीपन और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होगी। तो उद्दीपन और अनुक्रिया ऑप्शन नंबर 3 से अनुक्रिया के बीच की संगति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
SS स्टडी पॉइंट 5.0 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, जितनी भी बनाई हमने। आप इसे सर्च कर लें, टेलीग्राम पर जा करके इसे ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आगमन, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तर, निगमन। 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से सही विकल्प हमारा जाएगा निगमन विधि। शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर यही आधारित है। ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं हिंदी से। मिट्टी का माधव। मिट्टी का माधव होने का अर्थ होता है, समझदार तो हो नहीं सकता, मिट्टी की मूर्ति भी नहीं, कृष्ण की मूर्ति भी नहीं, बहुत ही मूर्ख। ये ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तद्धित संधि का संधि विच्छेद। इसमें हमने 40 क्वेश्चनों का संग्रह किया है। 10 क्वेश्चन शिक्षा बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि से लिए हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी से लिए हैं, 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं संस्कृत से और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से लिए हुए हैं। तो तद्धित का संधि विच्छेद क्या है? तत् धन धित। तत् धन धित, इसका संधि विच्छेद जाएगा, गलत ये, तत् धन धित, ये भी गलत। तत् धन हित, तत् धन हित। देखिए, ता अपनी ही लाइन के तीसरे अक्षर में जाएगा। ता के बाद था आता है, था के बाद दा आता है। ता की लाइन में ता था दा, तो ये दाम बदलेगा। और ये संधि कौन सी है? ये व्यंजन संधि है। जब भी संधि विच्छेद किया जाए और संधि विच्छेद करने पर हलंत आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। तत् में हलंत लग गया है तो ये व्यंजन संधि हो गई, धन हित, तद्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदिग्न का संधि विच्छेद है। उद धन दग्न, उत धन दिग्न, उत धन विघ्न, उत धन। पहले तो ये उदिग्न का जो संधि विच्छेद लिखा हुआ है, तो ये संधि विच्छेद यहाँ पर टाइपिंग गलत की गई है। सभी में हलंत होना चाहिए, दा में भी हलंत होना चाहिए, ता में भी हलंत होना चाहिए, इस ता में भी और इसमें, इन सब में हलंत होना चाहिए। उसके बाद में हम आपको बता दें, अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन जाएगा उत, और इस ता पे होगा हलंत, धन विघ्न। ये अगर इसमें कोई ऑप्शन है तो वो सही जाएगा, उत धन विघ्न। अब देखिए, यहाँ पर भी उदिग्न, ता किस में बदला है? ता बदला है दा में। किस में बदला है? दा में। ता के बाद था के बाद दा। प्रत्येक अक्षर, जैसे अब इसमें दिग्विजय होता है, दिग विजय। अब इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा दिक, दिक, और का पे हलंत, धन विजय। अब का अपने तीसरे, खा के बाद छोड़ के गा अपने तीसरे अक्षर में बदलेगा। प्रत्येक अक्षर अपनी लाइन के ही तीसरे अक्षर में बदलता है संधि होने पर, संधि विच्छेद होने पर वापस आ जाता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा ताड़ी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? मैंने अलंकार की वीडियो, मेरी बहुत शानदार वीडियो पड़ी हुई है, आप सर्च करके देख लें, टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। उसको देखने के बाद आपको अलंकार में कभी कोई संशय नहीं रह जाएगा। इनमें कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों है? देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट। अंबर माने होता है बादल, और बादलों की घट, क्या पनघट की संज्ञा बादलों को दी गई है। डुबो रही, तारा घट, और तारों की घड़े से उपमा की गई है कि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े डुबो रही है ऊषा नागरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अंबर और पनघट, अंबर रूपी पनघट दिया गया है, तारा रूपी घड़े, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। मैंने रूपक अलंकार को बहुत विधिवत तरीके से आपको बताया है, देख लीजिए जाकर के उसमें वीडियो को। अगला है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊधो नित बसति बहार वर्षा की। अब इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार आपको पहचानना है। इसमें श्लेष अलंकार है। हमने श्लेष की ट्रिक बताई थी आपको अलंकार के वीडियो में कि श्लेष मीन्स होता है चिपकना, श्लेष्मी यानी चिपचिपा। जहाँ पर एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर घनश्याम में 2 अर्थ चिपके हैं। एक घनश्याम माने होता है, 2 अर्थ यहाँ घनश्याम में चिपके हुए हैं। एक घनश्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, घनश्याम का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। और एक घनश्याम का अर्थ है बादल। कह रहा है कि बिन घनश्याम यानी बिना कृष्ण के
धाम ब्रजमंडल में बेकार, और बिना बादल के धाम बेकार। तो इस तरीके से बिन घनश्याम कैसा लग रहा, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, बिन घनश्याम के बादल, बिना बादल के आसमान, और बिना श्याम के ब्रजमंडल। ऊधो नित्य बसती वर्षा बहार वर्षा की बहार नहीं बसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। सुबुद्धि असुबुद्धि, यही गलत है। आरोह का अवरोह होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, कीर्ति का अकीर्ति होता है। सुमेल कीजिए, इसमें सुमेल करना है तलवार का वृक्ष, तलवार माने वृक्ष नहीं होता, तलवार का होता है कृपाण, और टेढ़ा का होता है वक्र, तरु माने होता है वृक्ष, और पटु माने प्रवीण। ये सुमेलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, यहाँ अल्प विराम लगा हुआ है, अल्प विराम लगा तो ये मिश्र वाक्य नहीं रहा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। अब यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो गया, दो बातें पूरी हो रही हैं। मैंने सुना है, एक तो ये पूरा हो रहा है, दूसरा कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, दो बातें हो गई। जहाँ पर कोई सेंटेंस जो है, कोई वाक्य जो है जो दो बातों को पूरा कर रहा हो, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। इसमें यज्ञ देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, इसमें एक ही बात पूरी हो रही है। वह उड़ती हुई चिड़िया पसंद, इसमें एक ही बात पूरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। आपने पढ़ा होगा, कारक की हमारी जो कर्ता वीडियो नहीं बनी है, लेकिन जो हमने समास पढ़ाए हैं उसमें कारक विधिवत समझाए हुए हैं। वह द्वार द्वार, अब यहाँ पर द्वार द्वार पर विभक्ति का लोप है। अब पर में क्या होता है, अधिकरण, में पर अधिकरण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, वाक्य में अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक मतलब क्या है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह लोप है, पर कारक चिन्ह का लोप है। और में पर का मतलब होता है अधिकरण। ठीक है। सत्ताधीश, सत्ता पर आधीश, ये भी अधिकरण होता है। चलिए अगला है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती होता है। आपने शादी विवाह कार्डों में लिखा देखा होगा आयुष्मती कुमारी, तो ये आयुष्मती होता है। अब आ जाइए इंग्लिश की वीडियो में। सरदार पटेल डॉट 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 द फार्मर ऑफ बरदौली इन दियर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरदार पटेल यहाँ भरा जाएगा लेड, LED लीड। क्या लीड कर रहे थे, यानी सरदार पटेल नेतृत्व करते थे, नेतृत्व करते थे। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें मैस्कुलिन जेंडर ड्रेक, ड्रेक मीन्स क्या होता है, इसका माने सबके हम आपको बता दें। इसके मतलब होता है नर बतख। क्या होता है, नर बतख। और इसका मतलब होता है, रोए का मतलब होता है हिरनी। रोए मीन्स होता है हिरनी। अब नर बतख हिरनी, तो ये फीमेल हो गया। और ये काउंटनेस को होता है अमीर, कहाँ पे लिखे हैं भाई, अमीर स्त्री, इसी के ऊपर लिखे दे रहे हैं। और पीहेन की होती है, आप सबको पता होगी पीहेन की, मोरनी। अब ये सारे देखिए, पहला तो गया नर में, बाकी ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा हमारा मैस्कुलिन जेंडर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए रिक्वेस्ट। कौन से सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है। पहले बता दें, बिना अर्थ निकाले पहचानने के लिए, बिना अर्थ निकाले आप पहचानेंगे किस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है। जहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा हो वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में आई बोरो सम मनी फ्रॉम द, ये प्लीज़, ये प्लीज़ है, प्लेज नहीं है, ये गलत टाइपिंग की गई है, प्लीज़। तो प्लीज़ जहाँ पर लगा होता है, स्पेलिंग सही कर लीजिए, PLEASE, ये प्लीज़ है।
प्लीज़ जहाँ पर लगा होगा वही हमारा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा, बकिया जिसमें प्लीज़ नहीं लगा है वो रिक्वेस्ट का सेंटेंस नहीं है, ये अनिवार्यता होती है। ठीक है, बिना पढ़े बिना देखे आप ये ट्रिक्स याद रखें कि जहाँ प्लीज़ लगा होगा वो कैसा सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला होगा, और जहाँ पर ये संबोधन का चिन्ह लगा होता है ये विस्मय बोधक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटोरी बोलते हैं इनको, जहाँ संबोधन का चिन्ह लगा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव साइलेंट लेटर, इनमें से किसमें साइलेंट शब्द नहीं है। देखिए साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, पी बोला ही नहीं जाता। डाउट में बी साइलेंट है, बी नहीं बोला जाता है, पढ़ा जाता है। नॉलेज में के साइलेंट है, यहाँ के नहीं पढ़ा जाता। कैटल में कोई भी साइलेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंजक्शन विल बी मोस्ट अप्रोप्राइट टू ज्वाइन फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सा कंजक्शन सही है इसको जोड़ने के लिए। ये जो फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप की जगह पर इसमें से कौन सा कंजक्शन लगा देंगे जो ये हमारा सही जाएगा। तो यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति होती है क्या होता है हम बता दें आपको। इसका प्रयोग आमतौर पर जहाँ पर यू विल नॉट दिया हो, नॉट, वहाँ पर नॉन नहीं लगेगा, अनटिल नहीं लगेगा, वहाँ पर क्या लगेगा, अनलेस लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही चला जाएगा कि अनलेस जब तक की नहीं, या इसका प्रयोग कंजक्शन के तौर पर निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और इसके साथ जो सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग होता है वो नहीं होता है, जहाँ पर नो नॉट का प्रयोग होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा चला जाएगा सही, अनलेस। ये नॉट दिया है, नॉट के साथ अनटिल और नॉन, नॉन का प्रयोग नहीं होता है। तो ट्रिकी वे से याद रखिए आप, जरूरी नहीं कि आप हिंदी बनाएं, हम नहीं कह रहे आप हिंदी बनाएं इसकी। ठीक है, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन पंचुएट करेक्टली, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्टली है। देखिए रेनू सेड, कामा इन्वर्टेड कहाँ, गिव मी ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। अब यहाँ पर एक वस्तु, जो भी एक वस्तु होती है उसके बाद में दूसरी वस्तु का नाम लिखने से पहले अर्धविराम यानी कॉमा लगाया जाता है। इसमें तो कॉमा लगा हुआ है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है सैड के बाद में, यहाँ पर पेन के बाद में कॉमा नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर किसी में कॉमा नहीं लगा हुआ, तो हमारा यही वाक्य सही जाएगा, हिंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राम रेणु ने कहा कि गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन, एक पेंसिल और एक बुक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब देखिए इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव क्या भरेंगे, आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, मुझे सोचना नहीं थी ये सब। तो अब इसके साथ नॉट लगा हुआ है, फिर वही बात आ गई, नॉट के साथ कभी भी नॉन नहीं भरा जाएगा। पहला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, नो बॉडी नहीं भरा जाएगा, ये भी एनी बॉडी भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही चला जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, द एंटोनिम्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस माने होता है न्याय, क्या होता है, न्याय, और इनजस्टिस माने होता है अन्याय। तो यही हमारा ऑप्शन सही चला जाएगा विलोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ एड्रॉइड इज, इसका समानार्थी शब्द, एड्रॉइड माने होता है दक्ष, और स्किल्ड माने भी होता है दक्ष या कुशल मान लीजिए इसको, और स्किल्ड माने भी दक्ष या कुशल होता है। तो और पोटेंट माने होता है सशक्त, इसके मतलब होता है सशक्त, सशक्त तो हमें पूछना नहीं है। और क्लेवर माने होता है चालाक, पावरफुल माने होता है शक्तिशाली। तो स्किल्ड इसका चला जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, इनमें से इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सा सही है सेंटेंस में से। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हेन विल यू कम बैक। अब ये पास्ट में दिया है सैड, सैड पास्ट में दिया है, तो इधर वाला हमारा क्या होगा, ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। तो ही आस्क्ड मी, यहाँ तक तो ये सभी सही है, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड टू मी, ही आस्क्ड टू मी, ये सही है, ये तीनों गलत हो गए, टू लगेगा इसमें, ही आस्क्ड टू मी। यहाँ पर हम गलत बता रहे हैं आपको, ये वाला टू, ये वाला सैड टू, दोनों आस्क्ड हम बदलते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, 3 यहाँ तक तो सही है, ये तो यहीं से गलत हो गया। टू, टू यहाँ है, यहाँ टू आस्क्ड, सैड टू, दोनों आस्क्ड में बदल जाएंगे, तो सैड टू मी यहाँ तक सब सही। अब भेन ही, मतलब अब पहचानिए कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, भेन विल यू कम बैक, तुम वापस कब आओगे। अब हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा,
कि मैं वापस कब आऊँगा, तो यहाँ ही आ गया है तो गलत, आई हो जाएगा। ये मी जो है, ये वाला मी शब्द यहाँ पर यू को आई में बदल देगा, इसमें आई में ऑप्शन नंबर 2 में बदला हुआ है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर समझ लीजिए अन्य भी सेंटेंस अगर ऐसे आ जाते हैं तो बना, यहाँ पर अगर मी दिया है तो यहाँ ही की जगह पर आई होगा, ये वाला। यहाँ मी दिया है तो यहाँ यू की जगह पर आई होगा। यहाँ अगर किसी का नाम दिया है तो यहाँ ही होगा। यहाँ अगर किसी फीमेल जेंडर का नाम दिया है तो यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर अगर यू दिया है तो यहाँ यू रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब संस्कृत में आ गए हैं। संस्कृत में देखिए भाई, त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन में समास है। त्रि माने तीन, और तीन शब्द गिनती वाला शब्द जहाँ आ जाए, तीन भवन गिनती वाला शब्द जहाँ आ जाए पहले, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ये ट्रिक याद रखिए, दुई माने भी गिनती होता है और तीन माने भी गिनती, गिनती का गिनती से मेल कर दीजिए, ये ट्रिक रखिए आप याद में। बहुब्रीहि समास जहाँ पर तीसरा पद मिल जाए, जैसे मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले, अर्थात, अर्थात शब्द लगकर जहाँ तीसरा पद बन जाए, तीसरा पद बहुवचन में होता है तो बहुब्रीहि हो गया। शंकर, तो ये इस तरीके से बहुब्रीहि होता है। द्वंद्व जहाँ पर विरोधाभास और योगचक चिन्ह दोनों हो, रात और योजक चिन्ह फिर दिन। ठीक है, ऐसे तरीके से। अव्ययी भाव पहला पद अव्यय होता है। अंगना का अर्थ है, ये अंगना गलत लिखा है, अंगना ऐसे लिखा जाएगा भाई, प्रिंट टाइपिंग करते समय ध्यान नहीं देता। ये है इंग्या और इसके नीचे गा लगा हुआ, ये अंगना, अंगना ऐसा लिखा होना चाहिए, गलत लिखा। अंगना का अर्थ है, अंगना का अर्थ होता है आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीषा का संधि विच्छेद होगा। बहुत अच्छा शब्द दिया है संधि विच्छेद के लिए, मनीषा का संधि विच्छेद। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होता है? मनीषा का संधि विच्छेद होता है मनस धन ईसा, ये दिया है मनस धन ईसा। और फिर भी ये गलत है, इस मनस में हलंत लगेगा सा में, और ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जहाँ पर भी हलंत लग जाए वहाँ व्यंजन संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, चोरभ्यम में समास है। चोरभ्यम, चोरभ्यम में समास कौन सा है? देखिए चोरभ्यम समास है, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता भाई, इनमें से कोई नहीं। नीचे ऑप्शन और दिए हुए हैं, तो ये तो ऑप्शन पहले हमारा एक गलत हो गया। द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष में तो क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, चोर को तो नहीं होता, यहाँ पर होता है चोर, चोरभ्यम चोर का भय, चोर का भय, इसमें का कारक का लोप है। ठीक है, और का कारक के लोप के लिए कौन सा आएगा? पंचमी तत्पुरुष आएगा। चोर, इसका भाई हमने गलत, का विभक्त कारक का लोप नहीं है। देखिए चोर भयम का मतलब होता है चोराद भयम, यानी चोर से भय, से का लोप है, तब पंचमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है। मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है, मार्तंड शब्द का पर्यायवाची होता है अंशुमाली। अंशुमाली, निशाकर नहीं है, चंद्रमा का होता है, और चंद्रचूड़ नहीं है, सुधांशु नहीं, अंशुमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता का, पिता रूप का मूल रूप है। पिता रूप का मूल रूप है, ये ऋकारांत है। पिता रूप का मूल रूप कैसा होता है? ऋकारांत, क्योंकि पितृ जो है शब्द वो ऋकारांत में आता है, और मूल शब्द इसका ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रम पद में समास है। समुद्रम पद में समास है। समुद्रम पद में क्या है? समुद्रम तो नहीं लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है भैया, इसीलिए हम थोड़ा सा चौके। साप छोटे ऊ की मात्रा और है, सुमद्रम, सु, दोबारा हम लिखे दे रहे सही से, ये है सुमद्रम, ऐसे है। ठीक है, सुमद्रम। अब इसको हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सु अलग हो जाएगा और मद्रम अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सु निकल आया उपसर्ग, और जहाँ उपसर्ग लगा होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, पहला पद अव्यय होता है। बहुब्रीहि में बता चुके, अर्थात लग करके
तीसरा पद बन जाए कर्मधारय, जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाए, पहला पद विशेषण हो, और द्वंद्व में विरोधाभास प्लस योजक चिन्ह, यानी पहला पद दूसरे पद का विलोम हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। अगला, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है। तो इसमें त्वम कदा गमिष्यति, कर्म कर रहे हो, कहाँ जाते हो। अयम विद्यालयम गच्छामि, जा रहे हो। तेन ग्रंथा पठ्यते, तेन ग्रंथा पठते, ये कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है। बाकी ये शिक्षकम ग्रंथम पठत, ये सभी काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्वम, इस कृदंत पद में प्रत्यय है। पक्वम जो कृदंत पद है उसमें प्रत्यय पूछ रहा है। इसमें तीसरा जाएगा कृत प्रत्यय, आधा का और ता, कृत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको। ये कृत प्रत्यय, इसमें ता शेष बचता है। ठीक है। और ये भूतकाल कहाँ प्रयोग किया जाता है, भूतकाल के अर्थ में इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुल धन में प्रयुक्त समास है। विपुल धन में प्रयुक्त समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। बहुत अच्छा शब्द दिया है समास के लिए। अब इसमें से ये निकालना है कि इसमें समास कौन सा है। विपुल धना में होता है जिसके पास अधिक धन हो, जिसके पास अधिक धन हो, या संस्कृत में इसको कहेंगे धनम यस्य, धनम यस्य सा, या हिंदी में कहेंगे जिसके पास अधिक धन हो। अब इसका तीसरा पद बन जाएगा अर्थात धनवान, अर्थात धनवान। जहाँ अर्थात लग जाता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। विपुल धन, जिसके पास अधिक धन हो, अर्थात धनवान। ये हुई आपके 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। उनमें बाल विकास शिक्षण विधि के 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न हमने लिए हैं हिंदी से, 10 प्रश्न लिए हमने अंग्रेजी से और 10 लिए थे संस्कृत से।